हम देखते हैं लिन काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसके मुखौटे पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। इसी के साथ वो उसे मारने के बाद कह रहा होता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, मेरी स्पिरिचुअल फोर्स और मेरी स्ट्रेंथ मेरी लिमिट पर थी। ये कहते हुए झाओ को देखता है और मन ही मन कहता है अगर ओल्ड झाओ ने इससे फाइट नहीं किया होता तो शायद मैं कभी भी द किंग ऑफ घोस्ट मास्क के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो झाओ को लेते हुए अपने पीठ में बांध देता है और कहता है मेरे लाइफ में बस 3 लोग हैं जिनके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खेद है। मेरी आंटी जिसने 10 सालों तक कड़ी मेहनत की, इसी के साथ मेरा कजिन जो कि 10 सालों तक मेरे साथ ही रहा, और तुमने मेरी फैमिली को बचाया है। वो उसे उठाते हुए आगे बढ़ता और कहता है तुमने मेरी पूरी दुनिया बचा ली है, इसके बदले में मैं तुम्हारी इस दुनिया को 10 साल बचाऊंगा। तभी वहाँ पे नाइट वॉचर्स भी आ जाते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। होंग ये देखते हुए काफी ज्यादा दुखी होती है। लिन कह रहा होता है मैं लिन क्यों ही हूँ और मैं जनरल झाओ कॉन्गजेंग के साथ इस फाइट को जीत चुका हूँ। ये कहते वो रो रहा होता है। दूसरी तरफ हम लिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे आंटी कह रही होती है वो अभी तक नहीं आया है। तो आज जिन कह रहा होता है मॉम बस खा लो। उसकी मॉम से कह रही होती है तुम्हारा ब्रदर खाने के बीच में घर को छोड़ के चला गया और वो अभी तक क्यों नहीं लौटा है, क्या वो किसी चीज में फंस तो नहीं गया। तो आज जिन कह रहा होता है चिंता मत करो, वो मेरा कजिन है और वो बड़ा हो गया है, प्रोबेबली वो ऐसे चीजों से आसानी से निपट सकता है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आंटी कह रही होती है हाँ शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो बड़ा हो गया है। और ये कहते दोनों ही खाना खाने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन पीस फ्यूनरल होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंग लिन से कह रही होती है तो ये तुम्हें थे जिसे झाओ ने ढूंढा था, सेराफ का एजेंट लिन क्यूआई है ना। तो लिन उसे कह रहा होता है हाँ मैंने आपको पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। झाओ कॉन्गजेंग ने नॉन कॉन्डमेंट स्पेस को एक्टिवेट किया था और वो द किंग ऑफ द घोस्ट मास्क से अकेले लड़ा था और दोनों एक साथ मारे गए थे। तभी वहाँ पे और एक आदमी कह रहा होता है और तुम उस नॉन कमांडमेंट स्पेस के अंदर कैसे गए थे। एंड ये जो बंदा होता है ये वू जियानांग कैंगनांग सिटी के नाइट वॉचर टीम का को लीडर होता है। तभी लिन उसे कह रहा होता है मैंने बस उसे घूर कर देखा और ये खुल गया था। ये सुनते ही बाकी जो बंदे होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम इस बैटल की डिटेल्स बता सकते हो, जैसे झाओ कॉन्गजेंग ने द किंग ऑफ घोस्ट मास्क को कैसे हराया। लिन कह रहा होता है उसने अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उसके मुखौटे को सिर से काट दिया जिससे मोशन के साथ एक सिल्वर व्हाइट ग्लोइंग क्रीसेंट मून शेप बन गई थी। ये सुनते हुए होंग कह रही होती है क्या एक सिल्वरी व्हाइट क्रीसेंट मून ऐसा कैसे हो सकता है। तो जियांगनान कह रहा होता है ये शायद ऑब्लिरेट मून था। इसी के साथ ओल्ड झाओ ने द घोस्ट एंड गॉड समनर को एक्टिवेट किया था, जो कि सुनते वो दूसरा आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या ऑब्लिटरेट मून, ये तो एक हाई थ्रेट लेवल फॉरबिडन रूइन है। होंग कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकल झाओ इतने ज्यादा सही होंगे। जियांगनान कह रहा होता है मुझे लगता है कि जब उसे अपने फॉरबिडन रूइन के बारे में पता चला तो उसने इस पर यकीन नहीं किया। होंग कह रही होती है हाँ वो जरूर इस बात पर बहुत ही ज्यादा गर्व करेगा कि उसका फॉरबिडन रूइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा था। सभी उसकी मौत पे काफी ज्यादा दुखी होते हैं। वो लीडर उसको लीडर से कह रहा होता ठीक है यहाँ खड़े होना बंद करो, चलो सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। तो होंग कह रही होती मैं होंग यिंग हूँ, नाइट वॉचर टीम 136 की असॉल्ट स्ट्राइकर। तो वो दूसरा बंदा कहता है मैं वैन क्वीम हूँ, नाइट वॉचर टीम 136 का सपोर्ट विंग। और एक लेडी कह रही होती है मैं जियाओ नान हूँ, मैं बैटल सपोर्ट को चार्ज करती हूँ और इसी के साथ मिलिट्री सर्जन भी हूँ। और एक बंदा कहता है मैं लैंग जुआन हूँ, डिस्टेंट फिंग सपोर्टर। तभी जियांगनान कह रहा होता है एक और प्रॉब्लम है, हमने द किंग ऑफ घोस्ट मास्क के बॉडी में कुछ अजीब जले हुए निशान को पाया है। तो उनका लीडर कह रहा होता है हमने झाओ कॉन्गजेंग के बारे में क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, तो इसके बारे में मत पूछो। ये कहते वो आगे बढ़ता और कहता है लिन अब तुम्हारे बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने का समय आ गया है। ये कहते ही वो उसके सामने बैठ जाता है और कहता है तो बताओ तुम इस नाइट वॉचर में क्यों शामिल होना चाहते हो। लिन उसे कह रहा होता है मैं बस उस कर को वापस चुकाना चाहता हूँ। मैंने झाओ कॉन्गजेंग से वादा किया था कि मैं 10 साल नाइट वॉचर में शामिल होऊंगा और उसके बाद छुट्टी ले लूंगा। जियांगनान कह रहा होता है क्या ये नाइट वॉचर कोई कम्युनिटी वॉलंटियर्स नहीं है, शामिल होने के बाद लोगों के पास इसे छोड़ने का कोई भी ऑथोरिटी नहीं है, तो तुम जिसे छोड़ने के बारे में बात कर रहे हो ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास वो है या नहीं, जो कि इसके लिए जरूरी है। लिन कहता है अगर मैं 10 साल के बाद यहाँ से नहीं जा सका तो ये मुझ पर डिपेंड करता है। ये सुनते हुए उनका लीडर कह रहा होता तो यही मामला है, ये काफी ठीक है। इसी के साथ वो उसे एक एप्लीकेशन देते हुए कह रहा होता तो ठीक है मैं तुम्हें ये एप्लीकेशन देता हूँ। द नाइट वॉचर एक सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक रूकी को ज्वाइन होने से पहले 1 साल के ट्रेनिंग कैंप से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे तुम अपने कॉम्बैट, गन यूज, टैक्टिक्स और फॉरबिडन रूइंस को सीखोगे। और ट्रेनिंग कैंप से पहले तुम सिर्फ हमारी टीम में एक टेम्पररी टीममेट के रूप में गिने जाओगे। लिन कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है, तो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो लीडर कह रहा होता है और हाँ टेम्पररी टीममेट को यहाँ पे खाना या फिर रहने के लिए जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता। लिन कहता है क्या खाना और घर
क्या ये मुझे प्रोवाइड नहीं होगा तो फिर मैं इस महीने कहाँ पे रहूंगा। तभी होंग उसके पास आते हुए कह रही होती ठीक है तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरा जगह काफी ज्यादा बड़ा है और वैसे भी लिन चिंता मत करो, अब जबकि तुम हम में से एक हो तो मैं तुम्हें कवर करूंगी। लिन ये सब सुनते हुए काफी ज्यादा खुश होता कहता है मिसेस होंग आपका थैंक यू। तभी वैन उसे ले जाते हुए कह रहा होता है होंग यंग रूकी को इस तरह टीज करना बंद करो, और वो लिन से कहता है मैं तुम्हें चारों ओर का नजारा दिखाता हूँ। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है तो होंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वैन उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए एक एहसान करोगे, तुम होंग यंग के साथ रहने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस दिन के लिए काफी समय से इंतजार किया है, तुम ऐसा मत करो प्लीज। तो ये सुनते हुए विलेन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वैन उससे हंसते हुए कह रहा होता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, घबराओ मत, वैसे भी अगर तुम कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो, घबराना मत। ये सुनते हुए लिन मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सीरियस था, मुझे याद में सच में समझ नहीं आ रहा। और वो उसे कह रहा होता है वैसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 6 लोग क्यों हैं। तो वैन कहता है तुम काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम तो बहुत ही जल्दी डिटेल्स ढूंढ रहे हो। लिन उससे कहता है यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि नाइट वॉचर्स एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, मुझे लगा था कि तुम लोगों के पास कोई मिलिट्री बेस या फिर बहुत सारे जेट्स और प्लेन्स होंगे। वैन उसे छत पे ले जाते हुए कह रहा होता है नाइट वॉचर्स आर्मी से बिल्कुल अलग है और तुम जिस सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे हो यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये मदद तुम्हारी एफिशिएंसी को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। जैसे कि मानो इसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, अगर कैंगनांग सिटी में कोई मिथिकल बीइंग पाई जाती है तो लोकल अथॉरिटी अगर इसे कंफर्म करे तो ये मैसेज सीधे मिलिट्री बेस को जाएगा, और जब तक आर्मी को भेजा जाएगा इसमें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे और इस 2 दिनों में कई सारे लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर सिटी में एक नाइट वॉचर्स की टीम तैनात होती है, इसलिए जब भी किसी मिथिकल क्रीचर को डिस्कवर किया जाता है तो नाइट वॉचर की टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा 136 टीम पूरे कैंगनांग सिटी में तैनात है। लिन उसे कहता तो इसीलिए तुम सभी अपने काम को डिवाइड कर लेते हो क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह में स्पेशलाइज्ड हो। वैन कह रहा होता है हाँ बैटल में सपोर्ट से लेकर लीडिंग तक हर कोई अपनी अपनी पार्ट में काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा मदद करता है, और यही एक टीम की आइडल है। और जब कोई इमरजेंसी होती है तो स्पेशल फोर्स को भी बुलाया जाता है, और एक सिटी में तैनात टीम के अलावा 4 स्पेशल फोर्स भी होते हैं। और जब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बेकार हो जाती है जिसे नाइट वॉचर संभाल नहीं पाते तो वो लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और सभी नाइट वॉचर्स के अलावा 5 और है जिनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन से भी कई ज्यादा होती है। ये सुनते हुए लिन काफी हैरान होकर कहता है क्या ह्यूमन से भी ज्यादा होती है। वैन कहता है उन 5 को द स्वॉर्ड्समैन, द नाइट, द ऑनरेबल, द वॉइड और द पीडागॉज कहा जाता है। लिन ये सब सुनते हुए थोड़ा सा शॉक होता है, और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिन उनका पता ढूंढते हुए उसके घर के सामने आ जाता है, और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते हुए वो कहता है वो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमीर है। इसी के साथ वो बेल बजाता है जिससे कि वो गेट खुल जाता है। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ये काफी बड़े से कई ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ उसे आते हुए देख होंग भी काफी ज्यादा खुश होती है और बाहर निकलते हुए कह रही होती है आखिरकार तुम आ गए, लेकिन तुम्हें आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई। ये सुनते हुए लिन थोड़ा सा हैरान होता है। होंग उसे ले जाते हुए कह रही होती है तो आज घर की सफाई नहीं की गई है और ये थोड़ा मैसी सा है, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगे, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारे पहनने के लिए मैं तुम्हें एक चप्पल दूंगी। और ये कहते हैं वो एक स्लीपर दे देती है जिसका साइज फिट होती है। तभी ये शोर देखते हुए सी जियाओनन बाहर आती है एंड ये भी एक नाइट वॉचर होती है। वो कह रही होती सिस्टर होंग ये तुम क्या कर रहे हो, वैसे क्या लिन यहाँ पे आ चुका है। तो लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है तो तुम भी यहाँ पे हो। होंग उसे आगे ले जाते हुए कह रही होती है जियाओनन को डॉम्स की आदत नहीं है तो इसलिए वो आमतौर पर मेरे साथ ही रहती है, वैसे चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। जो कि सुनते हुए लिन कह रहा होता है वैसे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड के बारे में क्या, अगर मैं अंदर चले गया तो क्या मैं उनके लिए परेशानी बन जाऊंगा। तो होंग कह रही होती नहीं, वो तो एक्सप्लोरेशन टीम में ज्वाइन हो चुके थे लेकिन 5 साल पहले वो मिस्ट में गायब हो गए। ये सुनते हुए लिन को थोड़ा सा दुख लगता है। होंग उसे उसका कमरा दिखाते हुए कह रही होती है ये तुम्हारा कमरा है और मैंने इसे बिल्कुल साफ कर लिया है, इसी के साथ बाथरूम में नीला टॉवल, टूथब्रश ये सब तुम्हारा है, तो इसलिए इसे मिक्स मत करना। लिन कह रहा था ठीक है मैं समझ गया। होंग उसे कह रही होती ठीक है, और हाँ अगर तुम कभी जियाओनन या फिर मेरे कमरे में एंटर करना चाहोगे तो पहले खटखटाना, मुझे बुरा इरादे का पता लगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मत भूलो हमारी टीम की फ्रंट लाइन को मैं ही संभालती हूँ। ये कहते हैं वो अपनी डोले शोले दिखा रही होती है, जो कि देखते हुए लिन एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उसे कह रहा होता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पे कोई पेन और पेपर है। तो ये सुनते हुए हम कह रही होती क्या तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। सीन चेंज होता है, हमें लिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग आते हैं यानी कि वैन और नाइट वॉचर के लीडर आते हैं। तभी घर से वो आंटी बाहर निकलती है और कह रही होती है लिन क्या तुम वापस आ चुके हो। तो वैन कह रहा होता है कि आप लिन के गार्जियन मिसेस वांग फेंग हैं। तो ये सुनते हुए वो आंटी कह रही होती है आखिर तुम लोग कौन हो। तो वो लीडर कहता है मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफिस ने हमें आपको इन्फॉर्म करने के लिए भेजा
है। वैन कह रहा होता है हम बस आर्मी में ज्वाइन होने वाले रिक्रूट्स को चार्ज करने के लिए आए हैं। तो ये सुनते हुए आंटी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या आर्मी। इसी के साथ वो सभी लोग अंदर आते हैं और वो आंटी लिन का एप्लीकेशन देते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है क्या वो आर्मी में शामिल होना चाहता है। लेकिन अचानक उसने आर्मी में शामिल होने का डिसीजन क्यों लिया, उसने तो पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया। तो आज उनसे कह रहा होता नहीं, ब्रदर ने मुझे बताया था, उसने मुझे इस बारे में सीक्रेटली बताया था और उसने कहा था कि आर्मी में ज्वाइन होना उसका सबसे बड़ा ड्रीम है, लेकिन उसकी आंखों की वजह से वो इससे दूर था। ये सुनते हुए आंटी काफी ज्यादा हैरान होती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कह रही होती लेकिन ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, उस बच्चे की आंखें अभी भी ठीक हुई है और वो ऐसा करना चाहता है, ये काफी ज्यादा जल्दी है, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये कहते वो रो रही होती है। तो वो लीडर कहते हैं चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने लिन क्यूआई की आंखों की जांच कर ली है और कोई भी प्रॉब्लम फिर कभी सामने नहीं आएगी। ये सुनते हुए आंटी के सांसों में सांस आती है। तभी वैन एक कैच देता है और कह रहा होता है मैम ये आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लिन की सब्सिडी है, तो प्लीज इसे रख लीजिए। तो ये देखती हुई वो कह रही होती है नहीं ये तो काफी ज्यादा है। वैन उसे कह रहा होता है सोल्जर्स के वेलफेयर में इम्प्रूव करने के लिए एक नई पॉलिसी आई है, इसीलिए टीम लिन क्यूआई के पास एक स्पेशल सब्सिडी है। ये देखते हुए वो आंटी कह रही होती क्या एक स्पेशल, तो बताओ क्या वो खतरे में तो नहीं होगा, और ये भी बताओ कि आर्मी कहाँ तैनात होने वाली है, क्या ये यहाँ से दूर है, क्या वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होगा, क्या वो जगह सेफ होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा और वो वहाँ पे कब तक आएगा और क्या मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। ये कहती वो परेशान कर रही होती है। तो वैन कह रहा होता है हाँ आप उससे बात कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या आप हमें यहाँ से जाने दे सकते हैं। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वैन कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा थका देने वाला था, लेकिन उनके सामने से उनका इंतजार कर रहा होता है। वो लीडर उसके पास आते हुए कह रहा होता है उसने इस पर यकीन कर लिया है और वो सारे पैसे ले लिए हैं। ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है हाँ ये सुन के थोड़ा राहत मिली है। लीडर आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं वैसे ये तुम्हारा 1 साल का प्रीपेड सैलरी था, तो 1 साल तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने ये सब उन्हें दे दिया, तुम्हारे बारे में क्या। लिन कह रहा होता है मैं मैनेज कर लूंगा, बस 1 साल की तो बात है। तो वो लीडर कह रहा होता है अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो खाने के लिए बेहिचक ऑफिस में आ जाना। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि आप खाने को प्रोवाइड नहीं करते। तो लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ नॉर्मल मैं ऐसा तो नहीं करता, सिवाय इसके जब मैं खाना खुद बना रहा होता हूँ। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये देखते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी आंटी को कॉल करता है, जहाँ पे उसकी आंटी उससे कह रही होती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम आर्मी में ज्वाइन हो रहे हो, तुम बच्चे अगर तुम सच में वहाँ पे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन उससे कह रहा होता है आंटी प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और रात होने के बाद फिर से वो अपने सपने में चले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह नेक्स्ट झूला झूल रही होती है। तो काफी ज्यादा मजे कर रही होती है कि तभी वो अपने सामने मतलब कि अपने पीछे लेन को देखती है, जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। ये देखती है वो कह रही होती है मेरे बच्चे तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए हो। लेकिन उस दवाई को लेते हुए कह रहा होता है हाँ, और वैसे कुछ मेडिसिन खाने का टाइम आ चुका है, जब तुम इस मेडिसिन को खा लोगे तब तुम्हारे सभी बच्चे वापस आ जाएंगे। और ये कहते वो उस मेडिसिन को खिला देता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तभी नेक्स्ट उसे कॉफी देते हुए कह रही होती है वैसे मेरे बच्चे क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। लिन कहता है शायद ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट उसे कह रही होती है अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। लिन कहता है क्या एक गिफ्ट। तो नेक्स्ट अपने एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है मैं तुम्हें अपने कंगन दूंगी, मतलब कि ब्रेसलेट दूंगी, तुम इसे पहन सकते हो। तभी वो देखते हैं कि वो ब्रेसलेट उसके हाथों से गायब है। ये देखती है वो कह रही होती है क्या, अरे वो ब्रेसलेट वो कहाँ चले गया। तभी उसे याद आता है और वो कह रही होती है हाँ अब मुझे याद आया, मेरे इस ब्रेसलेट को किसी ने जीत लिया था। ये सुनते हुए लिन काफी हैरान होता है, उससे कहता है क्या आपसे जीत लिया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो किस गॉड ने किया था। तो नेक्स्ट कहती है नहीं वो कोई गॉड नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थी। लिन कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि कोई यहाँ पे मुझसे भी पहले आया था और आपसे उस ब्रेसलेट को छीन लिया। ये कहते वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कहता है मुझे मत बताओ कि मैं यहाँ पे आने वाला एक मात्र इंसान ही हूँ, क्या 5 साल पहले कोई यहाँ पे आया था। वो उससे कह रहा होता है कि आपको याद है कि वो कैसी दिखती है। तो नेक्स्ट कहती है वो लगभग 12-13 साल की लड़की है, जिसके लंबे काले बाल है और वो सचमुच काफी ज्यादा सुंदर है। इसी के साथ उसके हाथ में एक अजीब सा सिंबल है। तो लिन उससे कहता है आखिर उसने आपके ब्रेसलेट को कैसे जीता, क्या आप लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। तो वो कहती है हाँ वो ये चाहती थी कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में कम्पीट करें, और अगर मैं जीत जाती तो मेरे बच्चे वो मुझे वापस दे देती, और अगर मैं हार गई तो मुझे अपना ब्रेसलेट दे देना होगा। लेकिन वो जीत चुकी थी। ये सुनते हुए लिन और भी ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कहता है एक छोटी सी लड़की ने सच में द गॉडेस ऑफ नाइट को हरा दिया, आखिर किसने इस दुनिया को बनाया है, वो कौन हो सकती है। लिन उससे कह रहा होता है वैसे क्या आपको उसका नाम याद है। वो उससे कहती है आई थिंक उसका सरनेम कुछ जी जैसा है। ये सुनते हुए लिन फिर से उसी हवेली में जाता है और कहता है अगर वो लड़की यहाँ पे आई हुई होगी तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई सुराग जरूर होगा।
ये कहते वो इधर उधर चेक करने लगती है, तभी उसे एक लेटर मिलता है। ये देखते ही वो क्या रहा होता है, आखिर ये क्या है। इसी के साथ वो उस लिखावट को पढ़ता है, जहाँ पे इसमें ये लिखा होता है, डियर समवन, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस जगह का असली ओनर हो, और जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो कई साल बीत चुके होंगे। वैसे मेरी लिखावट पर मत हंसना, क्योंकि जब मैंने ये लिखा था तब मैं काफी छोटी थी, तो कुछ समय के लिए तुम्हारे एजिलम को लेने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो कि मैंने उसे वापस दे दिया है, तो प्लीज मुझे दोष मत देना। इसके अलावा मैंने आपके पेशेंस से कुछ उधार लिया है, जब मैं आपको दोबारा पाऊंगी तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और आखिर में मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस ऑफिस के नीचे भी एक जगह है, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारी तलाश में आऊंगी, स्ट्रेंजर, जो कि तुम्हें मेरे घर में मिलने वाले उम्मीद हो। और ये लेटर लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि जीन यान होती है। ये देखते हुए लिन कह रहा होता है, जीन यान, आखिर ये कौन है? लेकिन ये सच में काफी ज्यादा बेकार राइटिंग है। इसी के साथ वो जगह के फर्श को देखने लगता है और कहता है, लगता है इसके नीचे जरूर कुछ न कुछ छिपा होगा, मुझे इसके राज को ढूंढना होगा। और इसी के साथ वो नीचे लेके हुए इस ब्लैंकेट को उठाता है और नीचे एक दरवाजा होता है। वो नीचे जाता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने एक प्रिजन होता है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और कहता है, ये तो सच में एक प्रिजन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्या यह सिर्फ एक सुनसान जेल है? तभी वो अपने सामने एक प्रिजन में किसी मॉन्स्टर को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि द किंग ऑफ घोस्ट मास्क है, जो कि उसे देखते हुए काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए वो कहता है, आखिर ये यहाँ पे क्यों है? तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, क्रिमिनल द किंग ऑफ घोस्ट मास्क, ये एक मिथिकल क्रीचर है जिसे तुमने मार डाला, और तुम्हारे पास इसके सोल के फेट को डिसाइड करने की पावर है। पहला चॉइस, इसकी सोल को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना और इसे पूरी तरीके से इस वर्ल्ड से मिटा देना। दूसरा चॉइस, अपने लिए इसके डर की दर को 60 से कम करना और इसे अपने एजिलम में एक वर्कर के रूप में हायर करना, यानी कि पेशेंट का देखभाल करते समय ये तुम्हें एक अच्छे लेवल में प्रोटेक्शन दे सकता है। और करंटली इसकी फेयर रेट 1 है। ये देखते हुए लिन कहता है, तो ये बात है। वो मनीमन कहता है, 6 मिस्टीरियस पेशेंट के अलावा ऐसा लगता है कि ये एजिलम में सोल्स को लेने की एबिलिटी भी है। इसी के साथ मेरे जरिए मारे गए उन मिथिकल क्रीचर को यहाँ पे रखा जाएगा, और मैं ये तय कर सकता हूँ कि उन्हें यहाँ पे देखभाल करने के लिए वर्कर के रूप में रखा जाए या फिर नहीं। तो क्या इस मिथिकल क्रीचर में गॉड्स भी शामिल है? तो अगर मैं किसी रियल गॉड को मार दूं तो मैं उसे अपने लिए काम करवा सकता हूँ, शायद ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये कहते वो काफी गुस्से से उस मॉन्स्टर को देखता है, जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर उसके सामने झुक जाता है। लिन उससे कहता है, तो आखिरकार तुम्हें अपनी जगह पता चल गई है। ये कहते ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें केयर वर्कर बनने देना ये काफी अच्छा चॉइस होगा, लेकिन ये शर्मिंदा करने वाली बात है, मेरे इस एजिलम में तुम्हारा कोई भी वेलकम नहीं है। और ये कहते ही वो उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैसे बाहर आता है वैसे ही वो किसी की आवाज सुनता है, जो कि कह रही होती है, मैं सच में एक मॉन्स्टर से मिली हूँ। ये सुनते ही वो काफी हैरान होता है, कहता है, क्या एक मॉन्स्टर? हाँ, उससे कह रही होती है, क्या ये एक मिथिकल क्रीचर था? तो वो लेडी कहती है, हाँ, अगर मैं बताऊँ तो आपको ये यकीन भी नहीं होगा। तो ये सुनते हुए लिन धीरे धीरे जाते हुए दरवाजे से चिपके ये देख रहा होता है। वो लेडी कह रही होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पति मेरे जैसे नहीं है। तो ये सुनते हुए हम कह रही होती है, अरे घबराओ मत, ऐसा मत करो। वो लेडी कह रही होती है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और डरते हैं कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ता ऐसा करना बंद कर दिया। हम कह रहे होते, ठीक है, अब आगे भी बताओ। तो वो लेडी उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है, जरूर उनका कोई अफेयर चल रहा है, प्लीज मेरी मदद करिए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो एक अजीब से मुंह बनाता है। हम देखते हैं हॉन्ग कह रही होती है, ठीक है, चिंता मत करो, हमारी कंपनी इसका ख्याल रखेगी, और वैन उस लेडी को लेते हुए बाहर छोड़ देती है। ये सब देखते हुए लिन कह रहा होता है, वैसे ये सब क्या चल रहा है? हॉन्ग कह रही होती है, ये बस एक नॉर्मल वर्क है और कुछ नहीं। तभी वैन अंदर आता है और कहता है, चूंकि तुम यहाँ पे नए आए हो तो इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में पता नहीं है। कैंगरंग सिटी में रियल मिस्टिक क्यूब बस साल में 5 से 6 बारी होती है। हॉन्ग कहती है, इसलिए हम आमतौर पर छोटे मोटे काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वैन कहता है, हमें एक ही समय में पैसे कमाने के साथ कुछ काम भी करने होंगे, इसलिए हम ये सब करते हैं। ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, इसमें क्या एक बूढ़े इंसान को मामले की जांच में शामिल करना भी है? ये सब किया है? तो हम कह रही होती है, अरे ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे कैप्टन ने तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के लिए कहा था। तो लिन कहता है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा, और वैसे मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है। एंड हाँ, पीछे से अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज उसे इग्नोर कर देना। पता नहीं जब भी मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ ये सभी लोग ऐसा क्यों करते हैं। चलो कोई ना, वैसे ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इसकी स्टोरी दूसरी स्टोरी से काफी ज्यादा अलग है, और वैसे पिछली वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट
सपोर्ट आया तो इसलिए थैंक यू। तो उसी तरह इस वीडियो में भी सपोर्ट दिखाओ। उम्मीद है तुम लोग ऐसा सपोर्ट आगे भी करोगे। तो हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।